आज हम नागरिक शास्त्र में दूसरा लेसन संघवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संघवाद कहते हैं किसे हैं। संघवाद एक शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं और इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। चलिए आइए इन तीनों के बारे में जान लिया जाए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संघात्मक शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। बाद में पंचायतें और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार जो कानून बनाता है उसको मान्यता दी जाती है। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर राजस्व उठाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है। इन दोनों की अलग अलग कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है, लेकिन न्यायपालिका दोनों का एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि केंद्र और राज्यों के झगड़ों का निपटारा, अगर इनके बीच में कोई झगड़ा होगा तो इनका निपटारा न्यायपालिका के द्वारा होगा। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। इसमें बहुत जगह पे आपको अलग अलग अधिकार देखने को मिलेंगे। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से अलग है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। अब इसके बारे में बता दिया जाए कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, उससे कम शक्तियाँ राज्य सरकार के पास होती हैं और उससे भी कम शक्तियाँ स्थानीय स्वशासन के पास होती हैं। अब ये जान लेते हैं कि इनके क्या क्या कार्य हैं। जैसे कि संघ सूची में इसमें प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये केंद्र सरकार का काम है। वहीं अगर राज्य सरकार की बात किया जाए तो इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं। प्रांतीय का मतलब राज्य होता है। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अब आ जाइए समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय शामिल हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों को है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसी को मान्यता दी जाती है। आगे जान लेते हैं। इसमें एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। एकात्मक व्यवस्था में यह है कि जिन देशों में एक ही सामान्य सरकार काम करती है, जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं, एकात्मक व्यवस्था होती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। वहीं अगर संघात्मक व्यवस्था की बात किया जाए तो वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या अधिक सरकारें काम करें संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य दो सरकारें प्रमुख होती हैं। दोनों को अपनी शक्तियां संविधान से मिली होती हैं। दोनों सरकारें एक दूसरे के प्रति जवाबदेही न होकर जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। संघ सूची विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए संघ सूची कहलाती है। एक बार फिर से बता दूं कि संघ सूची उसे कहते हैं विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसे संघ सूची कहते हैं। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण विषय रखे जाते हैं जो पूरे देश पर प्रभाव डालते हैं। राज्य सूची में विषयों की वह सूची जिस पर राज्य सरकार सिर्फ कानून बनाती है। इसमें कृषि, सिंचाई, व्यापार जैसे विषय आते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। समवर्ती सूची में विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है, लेकिन जब इन दोनों में टकराव होगा तो केंद्र द्वारा जो कानून बनाया गया होता है उसी को मान्यता दी जाती है। अवशिष्ट सूची क्या है इसको जान लेते हैं। अवशिष्ट सूची में विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें वे विषय रखे गए हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो पाए थे। हम लोगों ने ये जाना कि केंद्र सरकार संघवाद में सरकारें कितनी हैं, तो इसमें हम लोगों ने ये जाना कि संघवाद एक शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं और उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया होता है। इसमें सबसे पहला केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ मिली होती हैं, उससे कम राज्य सरकार को मिली होती हैं और उससे भी कम स्थानीय सरकार को मिली होती हैं। अब आगे जान लेते हैं और कुछ। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। भारत में विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच के बारे में जान लिया जाए कि इसमें क्या सोच है। तो इसमें अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। केंद्र सरकार निरंकुश ना हो और शक्ति का संतुलन बना रहे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जरूरी था कि केंद्र सरकार और अपनी शक्तियाँ या संविधान के द्वारा उनको जो शक्तियाँ मिली हैं वो तीनों में बांट दिया जाए। एक भी तो काम कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसमें चलाने के लिए बहुत लोगों का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए संविधान में सभी को ये अधिकार दिया गया कि केंद्र सरकार का अपना है, राज्य सरकार का अपना है, स्थानीय स्वशासन का अपना है। चलिए जान लेते हैं स्थानीय सरकार के महत्व के बारे में। जब केंद्र
और राज्य सरकारों से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय शासन का महत्व आपको बताते हैं। अनेक समस्याओं का जो निपटारा किया जाता है स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, क्योंकि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। एग्जाम्पल में अगर स्थानीय शासन में आएगा आपका ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सब आएंगे। इसमें यह बताया गया है कि हमें अगर कोई परेशानी होगी, अगर हम गांव में रहते हैं, हमें कोई परेशानी होगी तो हम डायरेक्ट सीएम से बात नहीं करेंगे, हम वहाँ के ग्राम पंचायत से बात करेंगे, अपनी परेशानियाँ बताएंगे कि यहाँ पे हमारे गांव में या हमारे ज़िले में ये परेशानियाँ हैं, तो आपके वो बातों को सुनेंगे और आपके समस्या का निपटारा करेंगे। इसलिए बहुत से समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पे ही हो जाता है, और जब यहाँ पे हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समस्याएं आगे बढ़ेंगी ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे ही बहुत सी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। और उससे अगर नहीं हो पाता है, कोई बड़ा समस्या है, तो वो राज्य सरकार के पास जाएगा और वहाँ पे हो जाएगा तो ठीक है, अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो उसके बाद वो केंद्र सरकार के पास जा सकता है। इसलिए तीनों अलग किया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। इनके काम भी अलग अलग हैं। जैसे कि केंद्र सरकार का सबसे अहम काम है राष्ट्रीय महत्व के विषय पे इनका चर्चा किया जाता है, बात किया जाता है, उस पर कार्य किया जाता है। वही राज्य का बात किया जाए तो राज्य में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं। अब वहीं अगर समवर्ती सूची की बात किया जाए तो इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय आते हैं, जिसको केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। आगे और जान लिया जाए इसमें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार पूर्वक हम वर्णन कर लेते हैं। इसमें क्या है, भारत में गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा पाया जाता है। भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा पाया जाता है। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति होती है और उससे भी ऊपर जिला परिषद होता है। चलिए आज इनके बारे में जान लिया जाए, तीनों के बारे में। ग्रामीण स्तर पे प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। तो सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं, उन्हें हम पंच कहते हैं। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति करते हैं। 18 साल तक के लोग कर सकते हैं। 18 साल अगर कम है, 18 साल से कम है तो वो नहीं कर सकता। 18 साल तक कर सकते हैं जितने भी हैं, उससे ऊपर लोग जितने भी हैं उम्र के, वो कर सकते हैं इनका चुनाव। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण स्तर से अगर ऊंचा या उस ग्राम पंचायत से भी अगर ऊपर है तो वो है पंचायत। तो पंचायत समिति में जान लिया जाए कि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके में सभी पंचायत सदस्य करते हैं। अगर पंचायत समिति से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को
मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। संघात्मक शासन में दोहरी शासन व्यवस्था होती है, एक केंद्र स्तर पर तथा दूसरी राज्य स्तर पर, जबकि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। प्रांतों की शासन व्यवस्था केंद्र के अधीन होती है। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियां केंद्र तथा राज्यों में विभाजित होती हैं। अगर एकात्मक स्वरूप का बात किया जाए, शासन का बात किया जाए, तो इसमें किसी एक के पास रहेंगे, जैसे खासकर केंद्र सरकार के पास रहेगा। लेकिन वही अगर संघात्मक बात किया जाए तो इसमें दूसरी शासन व्यवस्था होती है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों होते हैं और तीसरा ग्रामीण स्वशासन होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण स्तर पे ही बहुत से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया जाता है, तो आगे वो बढ़ता ही नहीं है। इससे ये होता है कि वो उनको चीज़ों को या प्रॉब्लम्स को सुलझाने में आसानी होता है, वो अपना आराम से काम करते रहते हैं। और जान लिया जाए कि हमारा संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया, लेकिन हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है और सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया है। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। मतलब नए अलग बहुत से राज्य हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उनका राजभाषा हिंदी ही हो, वो अपने भाषा में कार्य करते हैं, लेकिन उसमें इंग्लिश होता है जिससे वो चीज़ों को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। केंद्र सरकार इस चीज़ को वो किसी भी राज्य पे नहीं थोप सकता। भारतीय नेताओं ने इस मामले में लचीला रुख अपनाकर अपना लचीला रुख अपनाया है, उससे भारत में गृह युद्ध की स्थिति से भारत को बचाया है एक तरफ से। गठबंधन सरकार के बारे में जान लिया जाए कि गठबंधन सरकार कहते किसे हैं। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां जब साथ मिलकर एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा साथ मिलकर बनाई गई जो सरकार होती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि अकेले हम काम उतना अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गठबंधन बनाते हैं कि बहुत लोग मिल के गठबंधन सरकार बनाए, अगले से जीते भी, ऊपर से जीतने के बाद कुछ अच्छा काम भी करें। अभी के लिए इतना ही, आगे आपको और बताया जाएगा संघवाद के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए।